जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग क्लास 11th एंड 12th यानी कक्षा 11 और 12 के लिए एक शानदार टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले इसका 2 पार्ट्स हो चुका है मित्रों, जिसमें आप लोगों को पहले पार्ट में पढ़ाया गया है यूज एडवर्ब टू का और उस रिमूव एडवर्ब टू के बारे में। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डिग्री चेंजिंग पढ़ा था और इस तीसरे पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड कंडीशनल सेंटेंस की चेंजिंग के बारे में। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ है मित्रों बच्चों। और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समस्त क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहे। और साथ ही साथ इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बाय चेंजिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल करके। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें 8 पार्ट होते हैं, जिसमें आपका नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव और वर्ब। इसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो करना क्या है बच्चों कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल देना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सक्सेज है, सक्सेज, एक मिनट। जैसे आपका सक्सेज है तो सक्सेज में क्या करना है, ये गलत हो गया है। हाँ, सक्सेज में देखिए, जैसे कहा गया सक्सेज क्या है, तो सक्सेज शब्द जो है, सक्सेज शब्द क्या है बच्चों, सक्सेज शब्द मतलब सफलता। ये आपका नाउन है, ये क्या है, नाउन है। अब अगर इसको आपको एडजेक्टिव में बदलने के लिए कह रहा है तो इसमें फुल बढ़ा देना है। एडवर्ब में बदलने के लिए कह रहा है तो फुल ही बढ़ा देना है। अगर आप लोगों को इसे वर्ब में बदलने के लिए कह रहा है तो सक्सीड कर देना है। इस प्रकार से एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदल जाएगा। अब इसके लिए बेटा कोई रूल नहीं है, इसके लिए आपका शब्दकोश होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से हम सीधे ही देख रहे हैं कि कहा गया ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सुझाव दिया। एडवाइज्ड क्या है बच्चों, ये आपका वर्ब है। और यहाँ करने को क्या कह रहा है कि वर्ब चेंज्ड इनटू नाउन। आपको कह रहा है कि क्रिया को किस में बदलना है, क्रिया को बदलिए नाउन में यानी संज्ञा में। तो देखो एडवाइज में ADVISE होता है और ये हो जाता है वर्ब। और जब SE के जगह पर CE हो जाता है तो वो हो जाता है क्या चीज, नाउन। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि उसने मुझे सुझाव दिया या सलाह दिया, और एडवाइस का मतलब होता है सुझाव इस वाले का। तो देने की अंग्रेजी, इसका मतलब होता है सुझाव, इसका मतलब होता है सुझाव या सलाह, और इस वाले एडवाइस का मतलब होता है सुझाव देना या सलाह देना। अब ये कह रहा है ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सुझाव दिया, और इसमें वर्ब को बदलना है नाउन में, तो क्या करेंगे ही। अब देखो देने की अंग्रेजी आपको लिखना होगा, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो यहाँ पर गिव का सेकंड फॉर्म गिव हो जाएगा। ही गेव मी एडवाइस, क्या हो जाएगा, ही गेव मी एडवाइस। देखो यहाँ एडवाइस आपका वर्ब था और यहाँ पर एडवाइस क्या हो गया, नाउन हो गया। इसका भी अर्थ वही बना कि उसने मुझे सुझाव दिया। रूप में परिवर्तन हो गया लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा कह रहा है कि रामा इज हेल्थी, मतलब रमा स्वस्थ है। अब यहाँ पर कहा गया कि रमा स्वस्थ है और इसमें कह रहा है कि एडजेक्टिव को बदलना है नाउन में। तो एडजेक्टिव इसमें क्या है बच्चों, हेल्थी है। हेल्थी क्या है, एडजेक्टिव है। अब मतलब राम स्वस्थ है अर्थात उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो क्या करेंगे, रमा पोजेजेस, पोजेजेस मतलब रखती है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, रमा स्वास्थ्य रखती है या स्वस्थ रहती है।
तो यहाँ पर देखिए पोजेजेस को वर्ब के रूप में ले लिया गया और हेल्थ क्या हो गया, हेल्थ आप लोगों का नाउन के रूप में हो गया। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको वर्ब अपने हिसाब से चयन करना होगा या अलग शब्द का कोई चयन करना होगा, लेकिन इसके रूप को बदलना चाहिए। हेल्थी शब्द आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और हेल्थ शब्द क्या है, नाउन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक वर्ब बढ़ा पोजेसेस, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रमा हैज़ हेल्थ, या गुड हेल्थ कर सकते थे कि रमा के पास अच्छा स्वास्थ्य है। अब अगला देखते हैं बच्चों, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर कह रहा है कि ऑल ऑफ अस टेक प्राइड इन आवर कंट्री। हम में से प्रत्येक अपने देश में गर्व रखते हैं, गर्व लेते हैं, अपने देश में सम्मान पूर्वक रहते हैं। यहाँ कह रहा है कि नाउन को एडजेक्टिव में चेंज कीजिए। देखिए प्राइड नाउन है, प्राइड क्या है बच्चों, नाउन है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें इसको एडजेक्टिव में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा। तो ऑल ऑफ अस आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हम में से सबको अपने देश पर गर्व है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, इसमें हमने देखा कि प्राइड को प्राउड कर दिया गया। यहाँ पर टेक वर्ब था, टेक को वर्ब हटाया गया, आर लाया गया और प्राइड को प्राउड के रूप में बदल दिया गया। देखिए हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन में ये सबसे कठिन पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आपको शब्दकोश रटना होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में इसके चांसेस कम होते हैं। अब क्या कह रहा है बच्चों कि दिस नॉटी बॉय, यहाँ हॉय नहीं बॉय होना चाहिए, दिस नॉटी बॉय ट्रबल्ड मी, ट्रबल्ड मी मतलब मुझे परेशान किया, इस शरारती लड़के ने मुझे परेशान किया। क्या करने को कह रहा है, कह रहा है वर्ब को चेंज करो एडजेक्टिव में। यहाँ वर्ब क्या है, तो ट्रबल है, ट्रबल्ड आपका क्या है, वर्ब है। अब ये कहा है ऊपर कि इस शरारती लड़के ने मुझे परेशान किया, तो क्या करेंगे, दिस नाटी बॉय, भैया यहाँ पर वर्ब को बदलना है ना, तो ट्रबल्ड को ट्रबलसम कर दो, ये आपका क्या बन गया बच्चा, एडजेक्टिव बन गया। यानी ये लड़का परेशानी पूर्ण है या परेशानी है टू मी, मेरे लिए। भाई इस लड़के ने मुझे परेशान किया, तो हम इसका क्या करेंगे कि यह लड़का मेरे लिए परेशानी है। ट्रबलसम आपका एडजेक्टिव हो गया, जबकि ट्रबल्ड क्या था, वर्ब था। अब यहाँ पर हमको इज लाना पड़ा अपने हिसाब से, भाई ये इस लड़के ने मुझे परेशान किया, इस शरारती लड़के ने, और क्या नीचे क्या कह दिए कि इस शरारती लड़के ने, लड़का यानी यह शरारती लड़का मेरे लिए परेशानी है। पांचवा देखते हैं बच्चों, पांचवा कह रहा है कि द थीफ अटैक्ड मी विल्डली, विल्डली मतलब खूंखार तरीके से या जंगली तरीके से, चोर ने मेरे ऊपर खूंखार तरीके से आक्रमण किया। इसमें एडवर्ब को बदलना है, एडवर्ब को बदलना है एडजेक्टिव में। यहाँ पर विल्डली है बच्चों, यहाँ पर क्या है, विल्डली एडवर्ब है, और करना क्या है, द थीफ मतलब चोर ने क्या किया, यहाँ देखिए अटैक्ड कहा गया था। अब जब ये एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो अटैक था इसको भी हमें बदलना पड़ेगा नाउन के रूप में, यानी दिस थीफ मेड ये विल्ड अटैक, एक खूंखार हमला किया, इस चोर ने एक खूंखार हमला दिया ऑन मी, मेरे ऊपर। तो यहाँ पर क्या किया बच्चों, विल्डली एडवर्ब था उसको बदल दिया विल्ड में, हालांकि उसके लिए हमें वर्ब को भी बदलना पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं छठवां नंबर। छठवां नंबर कह रहा है ही मेड ए गुड सिलेक्शन ऑफ बुक्स, ही मेड उसने बनाया, एक गुड सिलेक्शन एक अच्छा संग्रह या चुनाव ऑफ बुक्स किताबों का, उसने किताबों का अच्छा चयन बनाया है या किया। यहाँ पर बच्चों नाउन को बदलना है चेंज किसमें, वर्ब में। देखिए ही प्रोनाउन है, मेड वर्ब है, ए गुड एडजेक्टिव है, सिलेक्शन जो है यही आपका नाउन है, और बुक्स भी नाउन है। तो यहाँ पर सिलेक्शन को चेंज करने की बात कर रहा है। देखिए सिलेक्शन नाउन है, लेकिन सेलेक्ट क्या है, सेलेक्ट, तो सेलेक्ट बच्चों वर्ब है, सेलेक्ट क्या है, सेलेक्ट वर्ब है। और हमें क्या करना है कि इसी को, जैसे मेड ये गुड सिलेक्शन, तो मेड ये सेलेक्शन, यहाँ मेड और सिलेक्शन को क्या करना है, सिलेक्टेड में कर देना है, ही सिलेक्टेड गुड बुक्स, उसने अच्छी किताबें चुनी, यानी कि बी वाला मतलब सॉरी, इस तरीके से हमने क्या किया, सिलेक्शन को सिलेक्टेड में बदल दिया, मेड वर्ब को हटा दिया गया। अब हम लोग देखेंगे सातवां,
देखिए कई एग्जाम्पल को इसीलिए लाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 7वां कह रहा है द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्पेरस। द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग, विल बी प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब संपन्न होंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एडजेक्टिव को बदलना है वर्ब में। कैसे? ऑनेस्ट तो यहाँ पर क्या है, ईमानदार मतलब व्यक्तियों की बात हो रही है, नाउन का रूप है। प्रॉस्पेरस जो है यही आपका एडजेक्टिव है। इसे बदलना है किसमें? तो वर्ब में। यहाँ पर वर्ब क्या है? बी है। बी मतलब होना और प्रॉस्पेरस मतलब संपन्न। तो हम क्या करेंगे? द ऑनेस्ट विल प्रॉस्पर। प्रॉस्पर आपका क्या हो गया? प्रॉस्पर वर्ब हो गया। प्रॉस्पर मतलब संपन्न होना, तो इसका मतलब संपन्न होता है और इसका मतलब संपन्न होना। तो क्या कहा गया कि ईमानदार संपन्न होंगे। अर्थ वही रह गया, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, बस केवल रूप में परिवर्तन हुआ। यहाँ प्रॉस्पेरस को हटा करके प्रॉस्पर कर दिया और बी वर्ब को हटा दिया गया। अब देखते हैं बच्चों 8वां नंबर। 8वां नंबर कह रहा है कि द काऊ वाज अपीरेंटली टायर्ड। द काऊ मतलब गाय, वाज मतलब थी, अपीरेंटली मतलब दिखाई दे रही, टायर्ड मतलब थकी हुई। गाय थोड़ा सा थकी हुई दिख रही थी। करना क्या है बच्चों? एडवर्ब को बदलना है वर्ब में। यहाँ पर अपीरेंटली क्या है? वर्ब, एडवर्ब है। और अगर हम यहाँ से अपीयर्ड कर दिए तो क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। तो क्या कर दिए? द काऊ अपीयर्ड टू बी टायर्ड, मतलब गाय थकी हुई प्रतीत होती थी। रूप हमें याद करना होगा कि कौन सा कौन रूप में है। 9वां नंबर देखते हैं। 10 एग्जाम्पल इसका लिए हुए हैं और आशा है 10 में आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं आई रीड माई बुक्स विथ केयर। आई रीड मैं पढ़ता हूँ, माई बुक्स अपनी किताबों को, मैं अपनी किताबों को पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ता हूँ? विथ केयर मतलब ध्यान से। यहाँ पर नाउन को बदलना है वर्ब में। नाउन को किस में बदलना है बच्चों? तो वर्ब में बदलना है। एक मिनट, यहाँ वर्ब नहीं एडवर्ब होना चाहिए। नाउन को एडवर्ब में बदलना है, ध्यान रखना। नाउन को किस में बदलना है? तो एडवर्ब में बदलना है बच्चों। और इसलिए आपका देखिए यहाँ पर केयर जो है, केयर आपका नाउन है, और अगर हम केयरफुली कर दें तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यानी यहाँ विथ केयर लिखा गया था ध्यान से के लिए, और यहाँ केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक या ध्यान से हो जाता है। तो आई रीड माई बुक केयरफुली, मैं अपनी किताबें ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ। 10वां एग्जाम्पल देखते हैं और इसका लास्ट एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अपने अध्यापकों का सम्मान करो, अपने अध्यापकों का सम्मान करो। और इसमें कह रहा है वर्ब को बदल दीजिए एडवर्ब में, यानी वर्ब इसमें क्या है? तो रिस्पेक्ट है। अब देखो सम्मान किसकी की जा रही है? अध्यापक की। तो क्या करेंगे? टीचर्स। अब देखो यहाँ पर हमको वर्ब लाना पड़ेगा, शुड बी बिहेव्ड, यानी व्यवहार होना चाहिए, अध्यापकों के साथ व्यवहार होना चाहिए। कैसा? रिस्पेक्टफुली मतलब सम्मान पूर्वक। रिस्पेक्ट को हमने क्या किया? रिस्पेक्टफुली कर दिया, एडवर्ब हो गया। तो मतलब टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टफुली बिहेव्ड, अध्यापकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अब इसमें हमने दो लिया था बच्चों। एक तो हमने लिया है कि पार्ट ऑफ स्पीच बदल करके, जिसमें आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे। दूसरा हमने लिया है शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों का रूपांतरण, अर्थात कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस का भी हमने इसमें लिया है और उसके लिए देखते हैं कि शर्त प्रकट करने के लिए कई विधियां हैं। कई विधियां कैसे हैं? प्रायः, इफ, अनलेस, इन केस या ऑल द सेम। किसका किसका? इफ का प्रयोग होता है, अनलेस का प्रयोग होता है, इन केस होता है और ऑल द सेम होता है। आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा कंडीशन प्रकट किया जाता है, यानी कि शर्त प्रकट किया जाता है। शर्त प्रकट करने के लिए प्रायः 3-4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उन तीनों चारों शब्दों को आप अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए अब नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि यदि इफ वाले वाक्य के दोनों उपवाक्य अफर्मेटिव या निगेटिव हों। भैया या तो अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इफ वाले जो वाक्य होंगे इसमें दो दो उपवाक्य होते हैं। तो दोनों उपवाक्य अगर अफर्मेटिव हैं या निगेटिव हैं तो अनलेस वाले वाक्य के
दूसरे उपवाक्य में नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर एक ही हुआ, जैसे अगर दोनों आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग वहाँ पर अनलेस वाले वाक्य में जब दूसरा उपवाक्य आएगा तो उसमें नॉट करेंगे। लेकिन अगर केवल एक नेगेटिव है तो वहाँ पर क्या करेंगे, तब दूसरे उपवाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है बच्चों कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ़ यू वर्क हार्ड मतलब यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड तो आप सफल हो जाएंगे। क्या कहा गया कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। अब इसका बनाने के लिए जो बनेगा तो अनलेस हमने लगाया। इफ़ देखिए, इफ़ का मतलब होता है यदि, इफ़ का मतलब यदि या फिर अगर होता है। और अनलेस का मतलब क्या होता है बच्चों, तो अनलेस का मतलब होता है अनलेस, इसका मतलब होता है यदि नहीं। क्या होता है, यदि नहीं। तो अगर यदि नहीं है तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर यदि नहीं लगा लिया ना। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड तो तुम सफल नहीं होगे। ध्यान दीजिए, ऊपर कहा गया कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, नीचे कहा गया यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। अर्थात सेंस तो एक ही रह गया ना। और विशेष बात, अनलेस जब हमने लगाया तो देखिए यहाँ दोनों उपवाक्य आपका अफर्मेटिव है। इफ़ यू वर्क हार्ड इसमें भी कोई नॉट नहीं लगा है और यू विल सक्सीड इसमें भी नॉट नहीं लगा है, यानी दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो जब दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं है तो दोनों अफर्मेटिव होंगे या नेगेटिव होंगे तो दूसरे उपवाक्य में नॉट लगेगा, नॉट। अगर मान लो मैं नॉट ना लगाता तब क्या बनता कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, तो भैया वो तो गलत हो जाता ना। तो सही क्या बनेगा कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पहले वाले का बना। और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल में क्या कह रहा है बच्चों कि इफ़ दे इंसल्ट मी, यदि वे मेरी बेइज्जती करेंगे। क्या कहा, इफ़ दे इंसल्ट मी मतलब यदि वे मेरी बेइज्जती करेंगे, आई शैल बीट देम तो मैं उन्हें पीटूंगा। भैया मैं उन्हें कब पीटूंगा, जब वे मेरी बेइज्जती करेंगे। अब अनलेस वाले में देख लो, अनलेस दे इंसल्ट मी, यहाँ पर क्या हो गया, अनलेस मतलब यदि नहीं होता है, तो इसका अर्थ हो गया कि यदि वे मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे, आई शैल नॉट बीट देम तो मैं उन्हें नहीं पीटूंगा। क्या कहा कि यदि वे मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे तो मैं उन्हें नहीं पीटूंगा। देखो यहाँ पर पीटने की बात कब हो रही है, जब बेइज्जती करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो नहीं पीटूंगा। यहाँ भी दोनों उपवाक्य आपके अफर्मेटिव हैं तो इसमें भी दूसरे उपवाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं कुछ ऐसे वाक्य जिसमें दोनों निगेटिव हैं। जैसा कि आपके सामने देख रहे हैं, इफ़ यू हैड नॉट गॉन टू द प्रिंसिपल, यदि तुम प्रिंसिपल के पास नहीं जाते। इसका अर्थ क्या होगा कि यदि तुम प्रधानाचार्य के पास नहीं जाते, योर प्रॉब्लम वुड नॉट बी सॉल्व्ड तो तुम्हारी समस्या हल नहीं की जाती। ध्यान दीजिए, ये भी आपका नेगेटिव है, यू हैड नॉट गॉन टू द प्रिंसिपल, तुम प्रधानाचार्य के पास नहीं जाते। और दूसरा भी देखिए आप लोग कि नेगेटिव ही है, दोनों में नॉट लगा हुआ है। तो अब जब अनलेस का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू हैड गॉन टू द प्रिंसिपल, मतलब यदि तुम प्रधानाचार्य के पास नहीं जाते। देखो अनलेस का मतलब तो यदि और नहीं होता ही है, तो इसका भी क्या बना कि यदि तुम प्रधानाचार्य के पास नहीं जाते, योर प्रॉब्लम वुड नॉट बी सॉल्व्ड तो तुम्हारी समस्या नहीं हल की जाती। कोई अर्थ में परिवर्तन हुआ, एक भी शब्द का परिवर्तन नहीं हुआ। ऊपर भी कह रहा है कि यदि तुम प्रधानाचार्य के पास नहीं जाते तो तुम्हारी समस्या हल नहीं की जाती। और नीचे वाले भी वाक्य में सेम वही भाव निकल रहा है कि यदि तुम प्रधानाचार्य के पास नहीं जाते तो तुम्हारी समस्या नहीं हल की जाती, क्योंकि अनलेस का मतलब यदि नहीं हो गया। और जब यहाँ पर पहले वाले में यदि नहीं हो गया, बस इंग्लिश में फ़र्क ये हुआ कि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है और यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर अनलेस का तो प्रयोग हुआ। अनलेस मतलब यदि नहीं दोनों हो जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल में क्या कह रहा है बच्चों
कि इफ़ आई डिड नॉट गो टू आगरा, यदि मैं आगरा नहीं जाता हूँ, क्या कहा कि यदि मैं आगरा नहीं जाता हूँ, आई शुड नॉट सी द ताजमहल, तो मैं ताजमहल नहीं देखूँगा। देखिए क्या बना कि यदि मैं आगरा नहीं जाता हूँ तो मैं ताजमहल नहीं देखूँगा। इसमें क्या कह रहा है कि अनलेस आई वेंट टू आगरा। अब देखो अनलेस लगा तो नाट हट जाएगा इधर वाले का, और जब इधर वाले का नाट हट जाएगा तो भैया डिड के साथ नाट था, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा और क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। अनलेस आई वेंट टू आगरा यानी यदि मैं आगरा नहीं जाता हूँ, सेम सेंस है। आई शुड नॉट सी द ताजमहल, तो मैं ताजमहल नहीं देखूंगा। ध्यान दीजिए, हमने कहा था जब दोनों अफर्मेटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो दूसरे उपवाक्य में नॉट का प्रयोग होगा, और यही चीज़ यहाँ पर किया गया है। अब सपोज करो कि अगर एक ही नेगेटिव हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। उसके लिए कह रहा है, फिलहाल यहाँ पर नहीं है, एग्जाम्पल हम लिखना भूल गए बच्चों, उसके लिए सॉरी। लेकिन सपोज कीजिए कि जैसे इस वाक्य में यहाँ से नाट को हटा दिया जाए, इस वाक्य में यहाँ से नाट को हटा दिया जाए तो यहाँ पर नाट नहीं लगेगा। तब क्या बनेगा, इफ़ आई गो टू आगरा, यानी यदि मैं आगरा, तब यहाँ पर वेंट हो जाएगा, इफ़ आई वेंट टू आगरा। चलो ऊपर वाले से समझाते हैं जिसमें बेहतर समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए मैं इस नाट को हटा दूँ, तब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैड गॉन टू द प्रिंसिपल, यानी यदि तुम प्रधानाचार्य के पास गए होते, योर प्रॉब्लम वुड नॉट बी सॉल्व, तो तुम्हारी समस्या हल नहीं की जाती। थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, तब लिखेंगे अनलेस यू हैड गॉन टू द प्रिंसिपल, यदि तुम प्रधानाचार्य के पास गए होते, नहीं गए होते, योर प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व, तो तुम्हारी समस्या हल की जाती। मतलब जब यहाँ पर नाट एक ही में है, जैसे यहाँ से हमने हटा दिया तो एक ही में तो है, तो अनलेस अगर इस वाक्य में आ गया तो यदि नहीं का भाव इसमें आ गया, तो दूसरे वाले में नाट का प्रयोग नहीं होगा। अब सपोज करो कि इधर नाट है, इधर नाट लगा हुआ है और इधर वाले नाट को हटा दिया जाए, तब क्या करेंगे, तब भी इधर नाट नहीं लगेगा। मतलब दोनों में से कोई भी, चाहे जो भी निगेटिव हो, तो नाट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोनों में से अगर केवल एक निगेटिव है, लेकिन अगर दोनों निगेटिव है तब दूसरे उपवाक्य में नाट का प्रयोग होगा, और अगर दोनों में से दोनों अफर्मेटिव हैं तब भी दोनों में नाट का प्रयोग दूसरे उपवाक्य में होगा। अब अगला नियम कह रहा है बच्चों कि इफ़ के स्थान पर इन केस या ऑल द सेम का प्रयोग भी किया जा सकता है। देखिए इफ़ हो, मतलब आपका चाहे थोड़ा सा ऊपर कर ले, हाँ यहाँ से देखो, चाहे इफ़ हो, चाहे इन केस हो, चाहे इन केस हो, या फिर ऑल द सेम हो, इफ़ हो, इन केस हो या ऑल द सेम हो, इस सब का अर्थ होता है यदि या फिर अगर। क्या होता है बच्चों, तो इसका अर्थ या तो यदि होता है या तो फिर अगर होता है। तो जब इनका अर्थ एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर अनलेस लगेगा तब अर्थ में परिवर्तन होगा, मतलब रूप में परिवर्तन होगा। अब जैसे देखिए पहला कह रहा इफ़ यू गो टू मार्केट, यदि तुम बाजार जाओगे, आई शैल नॉट गो, तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा कि यदि तुम बाजार जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। चलो भैया इफ़ को हटा देते हैं और इन केस को लगा देते हैं। इन केस यू गो टू मार्केट, मतलब यदि तुम बाजार जाओगे, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब इन केस लगाना है, या फिर आपको इन केस के साथ साथ में और क्या करना है, आपको अगर मान लीजिए वन ऑफ ऑल द सेम का प्रयोग करना है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, बस केवल इफ़ के स्थान पर उन्हें कर देना। जैसे इफ़ सी वांट टू स्लीप, यदि वह सोना चाहती है, यहाँ वांट सोना चाहिए बच्चों। इफ़ सी वांट्स टू स्लीप, यदि वह सोना चाहती है, लेट हर स्लीप, तो उसे सोने दो। अब इसमें क्या किए, ऑल द सेम कर दिए, ऑल द सेम सी वांट टू स्लीप, यदि वह सोना चाहती है, लेट हर स्लीप, उसे सोने दो। मतलब आपने देखा कि इसमें कोई भी और परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस केवल इफ़ को हटाते हैं और इन केस का प्रयोग करते हैं या फिर ऑल द सेम का प्रयोग करते हैं। अच्छा सेम इसी का उल्टा, मान लो ऑल द सेम वाला वाक्य आपको मिल रहा है और कह रहा है कि चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो, तो अब ये आपको बताएगा कि इसमें अनलेस अगर लगाना है, अनलेस के प्रयोग से बनाना है तो अनलेस वाला वही नियम चलेगा।
मतलब कि दोनों अगर अफर्मेटिव हैं तो दूसरे में नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर दोनों निगेटिव हैं तब भी नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर केवल एक अफर्मेटिव है या केवल एक निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अनलेस का नियम कह रहा है। अब ऐसे ही आपको मान लीजिए इन केस वाले का करना है, तो इन केस को अगर आपको अनलेस वाले में बदलना है तो सेम वही प्रोसेस होगा जो आप इफ़ के साथ कर रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको अनलेस वाला वाक्य दिया गया, ये वाला वाक्य दिया गया और कह रहा है कि इसको इफ़ वाले में बदलो या इन केस वाले में बदलो, तो आपको यहाँ उल्टा देखना है कि अगर दूसरे उपवाक्य में नॉट है तो दोनों तरफ या तो नॉट लगाएंगे या तो दोनों तरफ से नॉट हटा देंगे। जैसे यहाँ देखो इन केस अनलेस वाले में नॉट है, इसमें से क्या हुआ, नॉट लगा और इसमें भी लगा। तो अगर अनलेस वाले में दूसरे उपवाक्य में नॉट है तो या तो दोनों तरफ नॉट लगा दो, या देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, इधर अनलेस वाला वाक्य है और इसमें दूसरे उपवाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है, तो क्या किया गया, दोनों उपवाक्यों से नॉट हटा दिया गया। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करेंगे, कैसे हम लोग मतलब कंडीशनल सेंटेंस का परिवर्तन करेंगे। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिवर्तन हम लोगों ने देखा, पार्ट्स, एक मिनट गलत हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिवर्तन कैसे करेंगे, ये हम लोगों ने इसमें देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि कंडीशनल का परिवर्तन कैसे करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज सीखा इस क्लास में। तो अब अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी क्लास की अपडेट्स मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।